हेलो दोस्तों। कल मंडे में आपका पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। राजन सीरीज के अंदर जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यानी कि एमसीक्यू हैं, जिसे हम बहुविकल्पी बोलते हैं, आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? तो ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद के। जो विचार हैं वो स्वामी विवेकानंद के हैं। यहाँ पर ऑप्शन में गलत दिया हुआ है महात्मा गांधी, तो आप इसको सही करके याद करिएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन सही हैं, तो आपको ध्यान से ही पढ़ना है इनको, एक बार इनको बुक में क्रॉस चेक जरूर कर लेना। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा वो 99% आपको करेक्ट ही होंगे। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, इसका आंसर है यूनेस्को। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं, इसका उत्तर है गिजू भाई। गिजू भाई जो हैं वो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, बौद्धकालीन शिक्षा का। जो पाली शिक्षा थी वो बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम थी। मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से। जो मुदालियर आयोग है वो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन है फ्रॉबेल का। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है कौन? मैकाले। किंडरगार्टन से अभिप्राय है क्या है? बाल उद्यान। गिजुभाई शिक्षा को मानते थे बाल केंद्रित। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो इसका जो आंसर है वो 1988 है, 1988। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? यह कथन है अर्बन का। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, सब जानते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? इसका है अनुच्छेद 21 का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से याद करिएगा। 21 का के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त्यामक। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रकृति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? वो होते हैं वैश्विक, क्योंकि पूरे विश्व की बात हो रही है इसलिए वो वैश्विक होते हैं। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? इसका आंसर है दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित। ये सभी हमारे जो मूल्य हैं वो व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 19वां क्वेश्चन है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने क्या दिया? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? इसका आंसर है भावात्मक। वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? टीवी। बच्चे टीवी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, इसीलिए टीवी सबसे अच्छा माध्यम है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही हैं, वो अपना प्रचार भी करते थे, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी करते थे और ज्ञान की प्राप्ति भी करते थे। तो ऐसे में से हम उपयुक्त सभी लगाएंगे। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, इसका ऑप्शन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञानार्जन, व्यवसायीकरण। व्यवसायीकरण शिक्षा का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, तो ऐसे में व्यवसायीकरण इसका सही आंसर है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। आपने देखा है वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी, और वहाँ पर सबसे अंत में आपको गुरु दक्षिणा देनी होती थी, वो भी पूरे कुछ भी आप दे सकते, जो आपकी इच्छा होती थी, जो भी आप दे सकते हो। तो ऐसे में वो लगभग निःशुल्क ही थी। प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थी श्रवण मनन निध्यासन, ये हमारी इम्पोर्टेंट विधि है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था क्या था? नालंदा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मैकॉले ने। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई सन 1968 में। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई 1968 की नीति में भी और 1986 की नीति में भी। तो ऐसा इसका आंसर जो है वो दोनों में होगा। संचार
साधनों में अन्य 3 से भिन्न है: कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, दूरदर्शन सब चीज़ें जो हैं बाकी 3 देखने की हैं, कि टेप रिकॉर्डर केवल सुनने का है। तो इसीलिए यहाँ पर हम सी यानी कि टेप रिकॉर्डर को अलग रखेंगे। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? इसका आंसर है 194 यानी कि 194। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, जनमत के लिए, जन सामान्य को सजग बनाने के लिए। तीनों के लिए होता है, तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई और कलकत्ता में। ये दोनों महानगर थे पहले। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है माता। जी हाँ, माता से ही सब कुछ शुरू होता है। समाजीकरण कैसे बच्चे को रखना है, कैसे क्या करना है, सब माता ही बताती हैं। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। नहीं है सही। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए ही विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए। शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। जी हाँ, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार नहीं थे? अवसर की समानता के पीछे क्या विचार नहीं थे? पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि पहले के ज़माने में पिछड़े और दलित व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ऐसे में कानून के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि उन्होंने शिक्षा में जो अवसर दिया है वो पिछड़े और दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, ये इसमें ध्यान रखा गया है। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग जो उनको ध्यान में रखेगा, यह संविधान की कौन सी धारा में है? अनुच्छेद 46 में। तो आप ध्यान रखिएगा 46 में यह है कि विशिष्ट रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उसको शैक्षणिक और आर्थिक दोनों हित को ध्यान में रखेगा राज्य। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? ड्यूवी। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? स्पेंसर। प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त्यात्मक अनुशासन। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं? प्रयोजनवादी। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की? रामकृष्ण मिशन। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी गीतांजलि। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती थी बुनियादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे गिजुभाई। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है? संवाद विधि। प्लेटो ने अनुशासन के रूप में किसका समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन का। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा है? टीपी नन ने लिखा है इसको। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? जो स्कूल शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। यह क्या है? सत्य है असत्य है? यह असत्य है। विद्यालय में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? प्रगतिशील कार्य। किस राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है? यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। यह कथन सत्य है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन। निम्न में से राज्य में कौन से शिक्षण कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना करना भी है। विद्यालय के लिए जो शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था है वो भी है। निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना भी है। और इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला है राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यह असत्य है। राज्य का संबंध है। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। सत्य। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। सत्य। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? दी लॉज। दी लॉज जो रचना है वो रूसो की नहीं है। दी न्यू हेलोइस, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल जो है वो रूसो की रचनाएं हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रकृतिवादी। ड्यूवी के अनुसार शिक्षक है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी ड्यूवी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है। बाकी हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी, ये तीनों रचनाएं ड्यूवी की हैं।
फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? इसका उत्तर है उपहारों का प्रयोग। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बाल उद्यान, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। मोंटेसरी शिक्षा प्रक्रिया में बालघर से तात्पर्य है विद्यालय का। मोंटेसरी में ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? इसका आंसर है मानसिक रूप से मंद बालक की ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? यह विचार है अरस्तू का। शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है परिवार। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। यह किसने कहा है? फ्राबेल ने कहा है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है? परिवार से या फिर घर से? घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है। सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है, यह सत्य है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, यह भी सत्य है। शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास करना। अगला क्वेश्चन है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है बोगार्ड्स का। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी सभी हैं, ये सभी पर हम टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, सत्य है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षक दिवस समाजशास्त्री एक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन, पूरी दुनिया जानती है। गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? चित्तल, महाराष्ट्र में। गिजुभाई बधेगा का जन्म कौन से सन में हुआ? ये है 1885। गिजुभाई बधेगा ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? इसका आंसर है 14। तो 14 पुस्तकें लिखी हैं। 1885 में जन्म हुआ है, चित्तल महाराष्ट्र में, याद रखना। गिजुभाई से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन है मोंटेसरी का। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है, यह कथन किसने कहा है? यह कहा है रूसो ने। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकाइवर का। समाज की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है, फिर परिवार से समाज बनता है और समाज के बाद पूरा विश्व बनता है। तो इस प्रकार से ही ये व्यक्ति जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, जी हाँ, ये सत्य बात है। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर है 3। तो इसका आंसर सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1964 में। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? ये की गई थी 1987 में, यानी कि 1987 में। पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गति कारक है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है शिक्षा। जातिवाद का उद्गम स्रोत है जाति। सांप्रदायिक उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है शिक्षा। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण। जल संरक्षण की वृडा पद्धति प्रचलित है गुजरात। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई 1985 में। वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण भी, निजीकरण भी, संतुलित विकास भी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? रूसो। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया किसने? रूसो ने। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? स्पेंसर प्रकृतिवादी हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अनुभव केंद्रित। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? श्री अरविंद घोष ने। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य विकास और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुर्मुखी विकास। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं, यह आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्वामी दयानंद।
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा? स्वामी दयानंद ने। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? बोलपुर में। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-49 में क्यों की गई थी? मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन। मुदालियर कमीशन कब आया था? 1953 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? कोठारी आयोग का। अभी मैंने आपको ऊपर ऑप्शन बताया था एक पिछले वाले पेज पे कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, तो 64 में बताया था। तो सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वही हैं, तो आपको लौट फिर के आ रहे हैं, आपको याद रखना है इनका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1992 में किया गया, 6 साल बाद। राममूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? इसका उत्तर है आदर्शवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है प्रगतिवादी के रूप में। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं? प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और बर्कले। भारत की पहली सवाक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो थी हमारी, वो पहली मूक फिल्म थी, लेकिन बोलने वाली जो फिल्म थी वो आलम आरा थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर हम आए मूक फिल्म में, बिना बोलने वाली फिल्म, तो वो राजा हरिश्चंद्र थी, और बोलने वाली फिल्म जो थी वो आलम आरा थी, और सवाक होता है बोलने वाला। 125 क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था? इसका उत्तर है 20। उपसंपदा संस्कार जो है वो 20 वर्ष की आयु में होता था। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद का। रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार है ये गलत लिखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसमें, स्वामी विवेकानंद का विचार नहीं है ये। 127 विद्यालय में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। 128 गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? इसका उत्तर है 4। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? गिजुभाई बधेगा ने। गिजुभाई बधेगा ने 14 पुस्तकें लिखी, ये बात आप ध्यान रखना। शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? इसका उत्तर है डॉक्टर राधाकृष्णन ने। पाठशाला को एक बाग, शिशु को एक पौधा और शिक्षक को मालिक किसने कहा है? फ्राबेल ने। मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है 3। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 45। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। गिजुभाई बधेगा द्वारा लिखित पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला विषय। शिक्षा में निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, अनौपचारिक शिक्षा। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये विचार किसका है? यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? ये तो जो है सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। ये कहा है जॉन डेवी ने, लेकिन इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, तो इसमें आप यहाँ रखिएगा सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार जॉन डेवी का है। जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। जनसंख्या
शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार का कहाँ आयोजित किया गया था? जनसंख्या शिक्षा पर जो प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार थी वो कहाँ आयोजित की गई थी? चेन्नई में। मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार। अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पर। मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी राष्ट्रकुलों में। वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यह कथन एडिसन का है। वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? इसका उत्तर है औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है और निरौपचारिक भी है, तो यानी कि उपर्युक्त सभी या फिर उक्त तीनों। निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है? परिवार औपचारिक साधन नहीं है। निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी, ये सब जो हैं वो अनौपचारिक साधन हैं। खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? यह है निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ये हैं ड्यूवी के। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? इसका आंसर है 20 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है जातिवाद पर, सांप्रदायिकता पर और प्रांतिकता पर, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीयता अवबोध है, यानी कि भावना है एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? उपर्युक्त सभी। जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है और प्रांतीयता भी है। ये सब हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को रोकती हैं, कहीं ना कहीं ये उसका विरोध करती हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है भारत में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? उपर्युक्त सभी इसका आंसर है। कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली पढ़ाई लिखाई का प्रोत्साहन देना, तो ये तीनों हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो है यूनेस्को। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? उपर्युक्त सभी हैं, सबको पढ़ लेते हैं एक बार। विश्व में एक साथ रहने से आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, उपर्युक्त सभी। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में कौन कौन से सिद्धांत हैं? उपर्युक्त सभी हैं इसके अंदर भी। स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? ये है हर्बर्ट का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? यह है रिवलिन का। मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सकें, किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? रूसो का। अगला है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, ये कथन है शेक्सपियर का। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन है रेमंड का। प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? यह है टीपी नन का। यह कथन किसका है?
जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और जीवन का विकास करती है। यह मानवतावादी कथन है। किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? एडम्स ने। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है साक्षरता। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है माता। मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है स्पष्टीकरण। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? सत्य। किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? मैकाइवर। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? ड्यूवी। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है मानव निर्माण। एमिल की रचना किसने की? रूसो ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्य संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरता। आगस्त काम्पटे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई है? यह है जॉन ड्यूवी की, जिसकी बुक है स्कूल एंड सोसाइटी। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, यह कथन किसका है? कमेनियस का। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है परम अहम का विकास। स्कूलों को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? पेस्टोलॉजी ने। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलेयर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? सूक्ष्म एवं शुद्ध तत्व। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? यह किया है प्रयोजनवाद ने। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? हॉकिंस का। अगला क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, किसका कथन है? बर्नार्ड शॉ का। आगे पढ़ते हैं। करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? प्रकृतिवाद। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया है? प्रकृतिवाद ने। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप से किसे स्वीकार करता है? आध्यात्मिक संसार को। आत्मा ही इस संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है, किस दार्शनिक का विचार है? रॉस। प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? सुकरात। संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख है, किसके विचार हैं? हीगल। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? संबंध विधि के। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है विवेकानंद का। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है सह शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष के। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1937 में। प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि है करके सीखना भी, स्वानुभव द्वारा सीखना भी, खेल द्वारा सीखना भी, तो उपयुक्त सभी है इसका आंसर। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है हस्तकला। डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था, जॉन ड्यूवी। समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन किसका है? लुईस गिल्सबर्ग का। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में। जनसंख्या शिक्षा आवश्यकता है या आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है उपयुक्त सभी। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्रता होती है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है? यह है हिंदी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ड्यूवी का है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना नहीं है, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास भी नहीं है, शारीरिक विकास करना भी नहीं है। इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन सभी कहते हैं। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, पुस्तकें, बालक और अध्यापक, या अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक या श्यामपट्ट, या बालक, बालिकाएं और अध्यापक। इसका उत्तर है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। इसका उत्तर है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? फ्रॉबेल का। मेरिया मोंटेसरी भारत आई थी 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है शिक्षकों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार में क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। इसका उत्तर है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, सभी कुछ प्राप्त होता है। वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? इसका उत्तर है आदर्शवाद पर। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? इसका उत्तर है उद्देश्य में। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। उसके बाद 1992 में इसके अंदर कुछ एक संशोधन किया गया था। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा से। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1935 में। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत ही पॉपुलर कथन है अरस्तु का। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। जी हाँ। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह किसने कहा है? यह कहा है रूसो ने। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, क्या था? फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्राबेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? अरविंद घोष ने। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया गया है मोंटेसरी ने। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था 2009 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन है जॉन ड्यूबी का। फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन। जनसंचार का यांत्रिक साधन है उपर्युक्त सभी, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, टेलीविजन। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है प्रौढ़ों की। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है सामाजिक मूल्यों की। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपर्युक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देव भवा, यानी कि बाल भी जो होते हैं, बालक भी जो होते हैं, वो देवता ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति के जिस क्षेत्र में आई है वह है शैक्षिक अवसरों की समानता। शिक्षा में सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है सुविधाओं की सर्वलुप्तता। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया अनुसूचित एवं विकलांगों की शिक्षा पर। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? ट्रैकर का। तो ये हमारे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं ताकि आप सब लोग याद कर लो। राजन सीरीज में ये सभी हैं और लगभग इसमें से ही आपको 90% क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अगली वीडियो में हम अति लघु के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।